जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी एमटीएस 2024 28 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का संपूर्ण एनालिसिस। तो देखिए साथियों, देखते हैं आज के इस संपूर्ण एनालिसिस को कैसे प्रश्न पूछे गए थे। उससे पहले साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, यानी कि नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि और यदि मैं आगे वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। चलते हैं साथियों, देखते हैं प्रश्न कौन से प्रश्न पूछे गए। तो देखिए साथियों, प्रश्न पूछा गया 2022 की स्थिति के अनुसार। दो ये था प्रश्न साथियों, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन जनरेट कर रहा है। ये था प्रश्न, देखिए इतना कि 2022 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन थे। तो साथियों, यदि बात करें 2022 की स्थिति के अनुसार, तो साथियों अनुसुईया उइके थी। कौन? अनुसुईया उइके थी, जो साथियों 29 जुलाई 2019 को 22 फरवरी 2023 तक रही थी। कौन साथियों? छत्तीसगढ़ की राज्यपाल। यदि बात करें वर्तमान की, यदि बात करें वर्तमान की साथियों, सॉरी, यदि बात करें 2024 की, यदि बात करें 2023 से 24 तक, तो विभूषण हरिचंद्रन जी थे, जो 23 फरवरी 2023 को 23 से 30 जुलाई 2024 तक रहे। यदि बात करें वर्तमान की, यदि बात करें वर्तमान की, तो रोमन डेका, जो साथियों 31 जुलाई से 2024 तक अभी तक साथियों हैं पदाधिकारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट साथियों ये रहा। नेक्स्ट साथियों क्या रहा? नेक्स्ट ये साथियों पूछा गया था कि भारत में यहाँ पर ने होना चाहिए था साथियों, यहाँ पर ने होना चाहिए था। भारत ने हॉकी में कौन से वर्ष गोल्ड मेडल नहीं जीता? ये साथियों थे चार ऑप्शन। कौन थे? ये चार ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी साथियों क्या है 1960, ऑप्शन बी क्या है 1960, ऑप्शन सी है साथियों 1956, ऑप्शन डी है साथियों 1948। तो देखिए साथियों, भारत ने ऑप्शन बी 1960 में कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। 1960 इसका आंसर हो जाएगा। 1960 में भारत ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता था ओलंपिक ने। अब यहाँ पर आप देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जानकारी। तो देखिए साथियों, ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है। भारत ने निम्नलिखित वर्षों में हॉकी स्वर्ण पदक जीते। एक 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964। यहाँ पर देखिए साथियों, और 1980, 1960 में साथियों नहीं जीता। 1960 में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता था। देखिए यहाँ पर लिखा ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या एक ही है, जिसे 1960 में जीता गया था। 1960 में रजत पदक जीता गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन की बात करें तो साथियों विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इनका पूरा नाम साथियों ये था विनायक नरहरि विनोबा भावे, जिन्होंने साथियों जो कौन थे? भारतीय अहिंसा और मानव अधिकारों के परोकार थे। और 11 सितंबर 1895 ईस्वी को विनोबा भावे का जन्म गांगोडे गांव, रायगढ़ महाराष्ट्र में हुआ था। और साथियों यदि बात करें, इन्होंने भू आंदोलन का शुरुआत किया 1951 में। विनोबा भावे ने पोच पोचमपल्ली पोचमपल्ली तेलंगाना में भूदान आंदोलन की शुरुआत की। भूदान आंदोलन की शुरुआत साथियों केवल इसका उद्देश्य यही था कि भूमिहीन किसानों को भूमि देना, भूमिहीन किसानों को भूमि उपहार में देना, यही साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था। देखते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट क्या कहता है साथियों। नेक्स्ट ये रहा। नेक्स्ट साथियों ये रहा कि किसने या किस शासक ने अपनी मां के लिए एक शहर की स्थापना की। तो किसने साथियों? कृष्णदेव राय जी ने अपनी मां के लिए एक शहर की स्थापना की। देखते हैं साथियों किस नगर की स्थापना की और कब की। देखिए साथियों, और कौन से शासक थे और किस राजवंश से बिलोंग करते थे। तो देखिए साथियों, कृष्णदेव राय जी थे। कृष्णदेव राय
विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे, जिन्होंने साथियों 1509 ईस्वी से 1529 तक शासन किया। वह तुलु वंश के, यहाँ देखिए तुलु वंश के तीसरे शासक थे और लोग उन्हें इस वंश का सबसे महान शासक मानते थे। उसने दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया और साथियों उन्होंने अपनी माता नगला देवी की स्मृति में विजयनगर के पास स्थित नागलपुरा नामक एक नगर की स्थापना की। उसने कई मंदिर, तालाब, गोपुरम बनवाए थे साथियों। उस नगर में उसने कई मंदिर, तालाब और गोपुरम बनवाए थे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि माधवपुर मेला कितने दिनों तक लगता है। माधवपुर मेला साथियों कितने 5 दिनों तक लगता है साथियों। और कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है। ये देखिए साथियों 5 दिनों तक लगता है। माधवपुर मेला गुजरात में लगता है। माधवपुर गेड एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था। यह जगह समुद्र के किनारे पर स्थित है, जो पोरबंदर के बहुत ही करीब है। और रामनवमी के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित होने वाले सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। ये साथियों हो गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, ये पूछा गया था कि रण उत्सव साथियों किस राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव की बात करें तो साथियों यह भी गुजरात राज्य में मनाया जाता है। रण उत्सव साथियों, अब इसके संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। रण उत्सव आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के महीनों में मनाया जाता है। यह हर वर्ष गुजरात के कच्छ जिले में आयोजित किया जाता है। देखते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा साथियों, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि ललित कला अकादमी की स्थापना किसने की। ललित कला इस अकादमी की स्थापना किसने की। तो हमारे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए कि मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम। लेकिन कुछ बच्चे साथियों कह रहे हैं कि ये ऑप्शन में नहीं था, तो हो जाते हैं पंडित भीमसेन जोशी। कौन हो जाते हैं, भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी तब हो जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं पंडित भीमसेन जोशी हो जाते। तब यदि ये ऑप्शन में नहीं थे तब हो जाते पंडित भीमसेन जोशी। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि मौलाना अब्दुल कलाम नहीं थे, तो आपका आंसर पंडित भीमसेन जोशी हो जाता। देखते हैं साथियों ये जो ललित कला अकादमी है ये साथियों किस क्षेत्र में दी जाती है। देखिए चित्रकारी, मूर्ति कला, ग्राफिक्स आदि जैसे रचनात्मक कलाओं के क्षेत्र में अध्ययन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए साथियों ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और देखिए विचारों के अंतर क्षेत्रीय, अंतरा सांस्कृतिक और संस्थागत आदान प्रदान के माध्यम से कला के अन्य रूपों के साथ दृश्य कलाओं के अंतः क्रिया में के साथियों के रूप में प्रदान की जाती है। देखिए 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा अब्दुल मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कौन, ललित कला अकादमी। देखते हैं साथियों इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रह गई थी। ये जानकारी देखिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट साथियों देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये साथियों प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित एक प्रश्न था। वो कैसा प्रश्न था हमको नहीं मालूम, इसीलिए हम इसकी जानकारी लेकर आ गए। ये रही जानकारी। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग चौथे के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था।
देखिए साथियों, यदि बात करें भारत, भारत ने इसे कहां से लिया? भारत ने इसे आयरलैंड से लिया। भारत ने इसे आयरलैंड से लिया, लेकिन आयरलैंड ने इसे पहले से ही स्पेनिश से लिया था। आयरलैंड ने इसे स्पेनिश से कॉपी किया, स्पेनिश संविधान से। कहां से साथियों? स्पेनिश संविधान से कॉपी किया, स्पेनिश संविधान से कॉपी किया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या था। वैसे कुछ भी प्रश्न पूछा गया, मैंने संपूर्ण जानकारी इसकी दे दी है। इससे बाहर नहीं पूछा गया। जो ये जानकारी लिखी हुई है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला महानगर कौन सा था? तो साथियों यदि बात करें ऐसे में, तो ऐसे इसका आंसर मुंबई हो जाता। सबसे प्रथम आता है मुंबई। उससे कम यानी कि केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित की बात करें तो साथियों दिल्ली हो जाता। फिर उसके बाद कोलकाता हो जाता। फिर उसके बाद चेन्नई हो जाता। ये इनका क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या था? नेक्स्ट प्रश्न साथियों देखिए, द टर्म ऑफ डॉल्फिन किक, यानी देखिए साथियों डॉल्फिन किक यह शब्द किस खेल से संबंधित है? डॉल्फिन किक, ये साथियों जो शब्द है, ये डॉल्फिन किक ये किस खेल से संबंधित है? ये साथियों स्विमिंग यानी कि तैराकी से संबंधित है। किससे? तैराकी से संबंधित है। और बात करें स्विमिंग के साथियों, पर्यायवाची शब्द ऐसे भी रख सकता था। बैक स्ट्रोक, क्या साथियों? बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्रीस्टाइल, फ्लिप टर्न स्ट्रोक, एरोबिक, एक्वेटिक, सर्किल, सीडिंग, ये सभी साथियों स्विमिंग के पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल के नेता थे? गरम दल का नेता थे दादा भाई, ये ऑप्शन थे साथियों। देखिए ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन ए ये हो गया, ऑप्शन बी ये हो गया, ऑप्शन सी ये हो गया और ऑप्शन डी ये हो गया। तो देखिए साथियों, गरम दल नेता की बात करें तो एक तिकड़ी आती है लाल बाल पाल, लाल बाल, लाल हो गया, बाल हो गया और ये हो गया पाल साथियों, लाल बाल पाल। ये तिकड़ी जो है साथियों गरम दल के नेता की है। लाल से लाल बहादुर शास्त्री और बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बात करें तो बिपिन चंद्र पाल। तो साथियों क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी जो है ये साथियों गरम दल के नेता थे। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा जानकारी। इसके बारे में जानकारी ये है, वर्ष 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी, नरमपंथी और चरमपंथी, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। नरमपंथी साथियों नरम थे और चरमपंथी गरम दल कहलाता था। ये नरमपंथी नरम दल और चरमपंथी गरम दल कहलाता था। और इसके साथियों बिपिन पाल जो है इससे संबंधित हैं। चरमपंथी में साथियों एक तिकड़ी काम आती है लाल बाल पाल, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है? तो साथियों इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन नहीं की बात पूछी थी तो दामोदर घाटी निगम, डीवीसी, दामोदर घाटी निगम जो है ये थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन दोनों संचालित करता है। इसीलिए यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, ना कि जल विद्युत केंद्र। तो यह जल विद्युत केंद्र नहीं था, इसीलिए साथियों यही उत्तर था, दामोदर घाटी निगम। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों? नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा गया था साथियों, कर्नाटक के उम्माथक लोक नृत्य के लिए, कर्नाटक के उम्माथक फोक डांस के लिए 2023 में किसे पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों रानी मचैया को, किसे? रानी मचैया को सम्मानित किया गया है कर्नाटक के उम्माथक लोक नृत्य के लिए 2024 से 2023 के पद्म श्री
सम्मान से सम्मानित किया गया। किसको? रानी मचैया को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये पूछा गया था, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ इंडिका। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, या फिर इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो देखिए साथियों, इंडिका पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक? इंडिका पुस्तक जो है साथियों मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई। किस भाषा में? यूनानी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। और ये साथियों मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा द्वारा मेगस्थन जो भेजा गया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत था। कौन? राजदूत था, एक राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज जो है साथियों सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत था। साथियों इतने ही प्रश्न हमको मिल पाए संपूर्ण जानकारी के साथ। और प्रश्न कंफ्यूजन वाले थे साथियों, और प्रश्न जो थे कंफ्यूजन वाले थे, और एक फुल बायो का संबंधित था। बहुत प्रश्न थे। यदि आपको कुछ उनमें से पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। साथियों यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।